कि वो इंडिया को ये संकेत दे रहा है कि आप जो लिमिट है वहां तक रहें आप, और अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो है ये बंदोबस्त हमने करके रखा हुआ है। इंडिया जो है अगर वो ये चाहेगा कि नहीं हम तो जाकर के चाइना में पूरे तिब्बत को ले लेंगे या कुछ भी मतलब हो सकता है, तो उसके लिए वो एक संकेत दे रहे हैं कि आप जो है ये देख लीजिए हमारे ड्रिल को आप। और जो खास बात ये है कि इंडिया के पूरे मीडिया से, मोदी मीडिया तो छोड़ ही दीजिए, कोई मीडिया में ये खबर आई नहीं है, और सारी खबर जो है वो इंटरनेशनल एजेंसी ने जो है वो रिकॉर्ड करके भेजा है। और एक ब्रिगेडियर जो है वो काफी लंबा मतलब दस्ता होता है फौजी का, जो कि वहां पे -22 डिग्री में बिल्कुल समझ लीजिए कि ग्लेशियर का फॉर्मेशन था, उसके अंदर उन्होंने ड्रिल किया है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सैयद अली मुश्तबा के साथ साउथ एशिया पर नजर। ये एक प्रोग्राम हम पिछले 3 हफ्ते से, यानी तीसरा हफ्ता है जो हम इस बार दे रहे हैं। हर फ्राइडे को आप ये खास प्रोग्राम, एक तरह से राउंड अप है ये, साउथ एशियन मुल्कों के बारे में क्या कुछ हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार मिडिल ईस्ट और दुनिया की दूसरी खबरें देता है, लेकिन इसको खास प्रोग्राम रखा गया है साउथ एशिया के सिलसिले में। जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और साउथ एशियन अफेयर्स के लिए माहिर हैं, और कई इंटरनेशनल रिसर्च बॉडीज और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपका ताल्लुक है, और बहुत से मीडिया हाउसेस के लिए, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए आप लगातार कॉलम लिखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इश्यूज बता दूं कि जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। एक तो बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार और भारत का मीडिया बिल्कुल खामोश है। अभी 19 दिसंबर को एक मिलिट्री ड्रिल चीन ने की है अरुणाचल प्रदेश में तवांग, जहां पर पिछले दिनों टकराव की हालत हुई थी, उससे बिल्कुल नॉर्थ में पहाड़ों पर 22 डिग्री माइनस टेम्परेचर में जो मिलिट्री ड्रिल हुई है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की है। बहुत ही नए किस्म के हथियार वहां पर टेस्ट किए गए हैं। आखिर क्या चीन क्या चाहता है यहाँ, क्यों एक हमारे सामने लद्दाख वाले मामलात हमें याद है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ना कोई आया है ना कोई घुसपैठ किया है, वो आपको याद होगा। यह सरकार चीन का नाम नहीं लेती। इस वक्त भी चीन का ये मिलिट्री ड्रिल हमारे मीडिया से गायब है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरी खबर जो है वो बांग्लादेश में एक समंदर के किनारे एक शहर है जिसका नाम चिटागोंग होता था, अब चोट्टोग्राम है। वहां के नाम बदला है अभी कुछ साल पहले। वहां एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है, कुकी चिन्ह, वहां से लोग निकल करके भारत के मिजोरम सूबे में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या कुछ है, वहां की आर्मी उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। बांग्लादेश जहां एक बड़ी तादाद में रेफ्यूजी हैं म्यांमार से, वहां ये एक अहम वाकया है जिसका ताल्लुक सीधा भारत से है। तीसरी खबर जो हमारे सामने है वो चीन के फॉरेन मिनिस्टर किसी तीसरे मुल्क जाते हुए अचानक बांग्लादेश में रुके। 1 घंटा वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई। ये अनशेड्यूल्ड मुलाकात थी, अचानक हवाई जहाज रुका, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काबुल से वापस आते हुए लाहौर रुके थे, आप लोगों को याद होगा। उसमें क्या कुछ था वो हम बात करेंगे। और नेपाल में चूंकि प्रो चाइना सरकार आ चुकी है, ऐसा लगता है कि अमेरिका अब नेपाल सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रही है। तो ये कई खबरें, आप आखिर तक जरूर जुड़े रहिए। बहुत ही इंफॉर्मेशन गहराई से सैयद अली मुश्तबा साहब देते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप सबसे पहले हमें चीन की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है
जो बिल्कुल भारत के फौज के सर पर कहिए कि हुई है, वो क्या कुछ है, हम क्यों उससे बेखबर हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आदाब हमारे सामीन को, उसके बाद जो हमारे और सामीन हैं उनको सत श्री अकाल, और बिल्कुल सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सब कहते हुए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये बिल्कुल एक ऐसी खबर है जो कि 19 दिसंबर को वाकई मतलब जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसके ऊपर, जो कि अरुणाचल प्रदेश को ही जो है वो चीन कहता है कि ये साउथ तिब्बत है, और इसको वो अरुणाचल प्रदेश के नाम से नहीं बुलाता है बल्कि उसको बुलाता है जंगाम। जंगाम प्रोविंस है उनके लिए। और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश उनके जबान में वो हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वो जंगाम कहते हैं। और उन्होंने यहाँ के जो 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 अरुणाचल प्रदेश के जो बहुत सारी जगह हैं उनका भी नाम उन्होंने बदल दिया है। हम लोग कुछ और नाम से बुलाते हैं, उसको कुछ और नाम पर बुलाते हैं। अब ये जो ड्रिल हुआ है ये 19 दिसंबर को हुआ है, और 9 या 10 के दिन जो है 10 दिसंबर को वो एक हाथापाई हुई थी तवांग के एरिया में, जो कि मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एलएसी है उसको ब्रीच करने की कोशिश की थी, और हमारे फौजियों ने जो है उनको मतलब उनकी तरफ ढकेल दिया। इसके जो कहना है, जो मानना है कि या तो इसके बाद ये हुआ है, हालांकि ये ड्रिल वगैरह जो होते हैं ये बहुत पहले से प्री प्लान्ड होते हैं। इनका इन सब इश्यूज से कोई मतलब नहीं होता है, ये तो महीनों महीनों इनकी प्लानिंग होती है कि हमें ये प्लान करना है, लेकिन ऐसा हुआ। अब इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि 15 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक यहाँ उत्तराखंड में जो है अमेरिका और इंडिया ने ड्रिल किया था 100 किलोमीटर एलएसी के फासले पे, जिसको चाइना ने ऑब्जेक्ट किया था कि आप इतने नजदीक जो है आप ड्रिल नहीं कर सकते हैं, ये हमारे मतलब सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है। तो इंडिया ने भी उसको रबिश किया और अमेरिका ने भी उसको रबिश किया। वो 15 से लेकर के 2 दिसंबर तक वो इंडिया और अमेरिका जो है वो ड्रिल करता रहा। वो भी हाई एल्टीट्यूड ड्रिल था, लेकिन उतना हाई एल्टीट्यूड नहीं था जितना कि ये तिब्बत और तवांग और जो है मतलब साउथ तिब्बत का एरिया है। अब इसके बाद क्या होता है कि 9 दिसंबर को जो है वो इंकर्शन हो जाता है। वो स्टोरी तो हमारे यहाँ चली चुकी है। अब 19 तारीख को क्या होता है कि ये एक ब्रिगेड फौज जो है लेके वहां पे आ जाते हैं। वहां पे जो क्लाइमेट है वो -22 है। वहां पे कोई बुलेट फायर नहीं हो सकता है, वो बुलेट फ्रीज हो जाएगा, वो गन से निकलेगा ही नहीं। उसको वो रिकैलिब्रेट करना चाहते थे कि इस टेम्परेचर में अपने टारगेट को वो बुलेट से शूट कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने आर्टिलरी इस्तेमाल किया, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया, और उन्होंने नए नए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके आए हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रेंज को मारने के लिए उन्होंने तैयार किए थे। उनको टेस्ट किया उन्होंने, और ये सब जो है वो इंडिया का जो हम जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं उसके सर पे वो हेड है, वहां पर से वो नीचे देख रहे हैं। अगर वो चाहे तो वो अटैक पे टारगेट अपना नीचे बना सकते हैं, जो कि इंडिया के पोजीशन में जो चीजें हैं। तो ये काम ये 2-3 महीना पहले से उन्होंने कैंपिंग की हुई थी वहां पे, उन्होंने अपने फौज को लाके रखा हुआ था, और 19 तारीख से जो है इसको ये फायर ड्रिल किया उन्होंने। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज कर करके मिलिट्री चले गए हैं, बाकायदा फायरिंग की है, उसमें ड्रोन इस्तेमाल किया उन्होंने, टारगेट्स बनाए हैं। तो ये एक संकेत देता है कि मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि वो इंडिया को ये संकेत दे रहा है कि आप जो लिमिट है वहां तक रहें आप, और अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो है ये बंदोबस्त हमने करके रखा हुआ है। और ये चाइना ने भी कहा था कि हम ये ड्रिल जो है वो अपने मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल को वो मतलब अपने जो हमारी टेरिटरी है उसको उसकी रक्षा करने के लिए हम कर रहे हैं, हम दूसरे की टेरिटरी को लेने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन ये तो हर देश अपना कहता है, लेकिन इसका संकेत क्या है? संकेत यही है कि अगर इंडिया जो है अगर वही मतलब ये है कि वो ये चाहेगा कि नहीं हम तो जाकर के चाइना में पूरे तिब्बत को ले लेंगे या कुछ भी मतलब हो सकता है, तो उसके लिए वो एक संकेत दे रहे हैं कि आप जो है ये देख लीजिए हमारे ड्रिल को आप। और जो खास बात यह है कि इंडिया के पूरे मीडिया से, गोदी मीडिया तो छोड़ ही दीजिए, कोई मीडिया में ये खबर आई नहीं है
और सारी खबर जो है वो इंटरनेशनल एजेंसी ने जो है वो रिकॉर्ड कर करके भेजा है। और एक ब्रिगेडियर जो है वो काफी लंबा मतलब दस्ता होता है फौजी का, जो कि वहां पे -22 डिग्री में बिल्कुल समझ लीजिए कि ग्लेशियर का फॉर्मेशन था, उसके अंदर उन्होंने ड्रिल किया है। तो ये चीजें वो अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के बारे में इंडिया को संकेत दे रहे हैं कि आप अगर प्रिपेयर्ड हैं तो हम भी प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा सैयद मुश्तबा साहब, हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल, चूंकि हमें कई इश्यूज पर बात करनी है तो मुख्तसर जवाब दीजिएगा। आप एक लंबे अरसे से साउथ एशिया को देख रहे हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों की भी सियासत को आप जानते हैं, और जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं मुल्कों के बीच में वो भी किस तरह से हैंडल करते हैं मुल्क, वो भी आपके सामने है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार चीन की तरफ से हर हरकत पर खामोश रहती है, क्या आपने कभी किसी और मुल्क को, दुनिया के किसी मुल्क को देखा है कि ऐसा कभी होता हो? लद्दाख में हमने देखा क्या हुआ, अब ये अरुणाचल प्रदेश में ये भी देखा, लेकिन कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिसमें चीन से कोई शिद्दत से कोई नाराजगी जाहिर की गई है। देखिए, ये इस सवाल का जवाब जो है वो कोई बहुत पॉजिटिव जवाब नहीं हो सकता है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है या उससे पहले की जो सरकार थी, जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी वो यही कर रही है कि हम अपनी सीमा का जो अपनी सुरक्षा करते रहे। जो मेन प्रॉब्लम है वो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये जनरेशन पिछला जनरेशन तो सॉल्व नहीं किया, नेहरू जी ने तो सॉल्व नहीं किया, इंदिरा जी ने भी सॉल्व नहीं किया, मनमोहन जी ने भी सॉल्व नहीं किया। अब जब मोदी जी आए हैं तो इनका जो वर्चस्व है, तो इनसे भारत के नागरिक को, हमको और आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको तो सॉल्व करें ताकि देश आगे बढ़े। उसी में फंसे हम रह जाएंगे तो कब तक फंसे रह जाएंगे? ये जनरेशन तो फंसा हुआ है। तो मेरा यही आलोचना है मोदी साहब का, मोदी सरकार से, कि उसने कोई ऐसी पहल नहीं की है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे या उस सॉल्व करने में। अब इसमें एक और बात बता दूं कि चाइना का जो है वो 14 मुल्कों के साथ, 14 मुल्कों के साथ इंक्लूडिंग इंडिया, जो भूमि विवाद है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, बाउंड्री लाइन का डिस्प्यूट है, 13 के साथ जो है उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, इंक्लूडिंग रशिया। सिर्फ इंडिया के साथ उनका जो है ये प्रॉब्लम है। इंडिया का 5 देशों के साथ भूमि मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, एक भी देश के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हुआ है। तो कौन सॉल्व करेगा? मोदी जी तो यही चाह रहे हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। अभी तो ऐसे हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई खास एतराज भी नहीं किया जाता। शायद कारोबारी ताल्लुकात हैं, बहुत से उनके जो सियासी मुखालिफिन है वो इस तरह से कहते हैं। बहरहाल हमें उसमें नहीं जाना। अब मैं दूसरी खबर की तरफ आना चाहता हूं, जो बांग्लादेश में चट्टग्राम से जो खबर आ रही है वो क्या कुछ है। मिजोरम में लोग क्यों आते हैं वहां से? चूंकि अब से पहले ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस या जो भारत मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो बांग्लादेश में पनाह लेते रहे हैं, और वो जब कभी जरूरत होती है इधर आ जाते हैं। तो ये बॉर्डर इस किस्म का है। ये मिजोरम में आने का क्या है सिलसिला चट्टग्राम से लोगों का? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले चीटागांव में बोलूंगा, मुझे बंगाली नाम जो है मुंह पे नहीं चढ़ा हुआ है। तो चीटागांव जो हिल ट्रैक है, इसमें तरह तरह के एथनिसिटी के लोग रहते हैं, जो खास जो बंगाली हैं जो बांग्लादेश में हैं उनसे अलग हैं ये। और ये प्रॉब्लम जो है ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी जो है ये 2 दिसंबर को इन्होंने पीस अकॉर्ड का 25 इयर्स सिल्वर जुबली जो है सेलिब्रेशन किया था। जो हमारी जो ये है हसीना वाजिद जब पहली बार आई थी 97 में, तो उन्होंने एक बाकायदा संधि साइन किया था 1997 में चीटागांव हिल ट्रैक्स पे, जो कि बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट जोन है। वहां पे तरह तरह के जो हैं वो एथनिक कम्युनिटीज रहती हैं, और वो कम्युनिटीज जो हैं वो बांग्लादेश गवर्नमेंट से उनका जो है उनके मुखालिफ है वो, और बांग्लादेश जो है उनको मतलब बाय फोर्स जो है वो कंट्रोल करती है, और ये लोग भी बाय फोर्स उसको अपोज करते हैं।
तो इस फोर्स के अपोजिट के लिए जो है एक संधि की गई थी 1997 में कि अब हम लोग आप आपस में बैठ के बात करेंगे, जो आपको परेशानी है उसको हम दूर करेंगे। तो अब ये 25 साल हो गए, ये संधि तो हो चुकी है, लेकिन फाइनल जो उनको चाहिए, ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए, उनको फंड चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो ये सब नहीं हो रहा है वहां पे। अब वहां पे अलग अलग किस्म के अलग अलग ग्रुप के लोग जो हैं उन्होंने हथियार उठा लिया है, और वहां पे ये जो कुकी चिन जो है, इनका एक मतलब आर्म्ड रिबेलियन चल रहा है, और ये आर्म्ड रिबेलियन को रोकने के लिए बांग्लादेशी जो फौज है वो उनको जो है मतलब बाय फोर्स रोक रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बांग्लादेशी फोर्स जो है या बांग्लादेशी फौज इनके ऊपर ज्यादती करती है, तो इनके जो नागरिक हैं, ये इनका जो है मतलब एक कहते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड कह लीजिए, या एक नेचुरल जो इनका जो संबंध है वो मिजोरम से है, क्योंकि ये वही एथनिक ग्रुप है जो चिटागांव हिल ट्रैक में रहते हैं और यहाँ मिजोरम में रहते हैं। दोनों एक ही चीज है, यहाँ ये मिजो कहलाते हैं, वहां वो चिन कहलाते हैं। और ये एक ट्राई जंक्शन है जो कि बांग्लादेश के चिटागांव हिल से, म्यांमार से और मिजोरम से मिला हुआ है। तो वो लोग जब उनकी वहां पे नस्ल कुशी होती है तो वो भाग करके यहाँ आ जाते हैं मिजोरम में। अब मिजोरम में जो है हमारे बीएसएफ खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये इनको भगाते हैं कि आप यहाँ आ नहीं सकते हो, हम तो आपको रिफ्यूजी स्टेटस दे नहीं सकते हैं। और ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसको मैं आपके चैनल से मतलब हाईलाइट करना चाहता हूं कि आखिर ये जाएंगे तो कहां जाएंगे, ये बताइए आप। हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी और चिटागांव और मिजोरम तो अलग हो गया, लेकिन बजाहिर तो वो इंसान है, उनके भी बदन में जो है लाली खून रंग गिरता है, उनके अंदर तो है। ये चिटागांव खास तौर पर बहुत ही सेंसिटिव जगह है, जैसा कि आपने बताया, और उसी के आसपास लाखों की तादाद में म्यांमार के जो रेफ्यूजीज हैं, जो रोहिंग्या कहलाते हैं, वो भी वहां रह रहे हैं। और अब तो वहां ये हुआ है कि रोहिंग्या के खिलाफ माहौल बन रहा है। वो खुद बांग्लादेशी हुकूमत चाहती है कि वो वापस चले जाएं, और ऐसी भी खबरें आती हैं कि जो कॉक्स बाजार में जो सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है, उसमें कुछ इंटेलिजेंस के लोग आ जाते हैं म्यांमार के, वहां से कुछ और खबरें इकट्ठा करने। तो वो अक्सर ग्रुपों के बीच में लड़ाई, बांग्लादेशी फोर्स, म्यांमारी खुफिया, ये सब वहां एक अजीब सी सूरत हाल है कॉक्स बाजार और ये इस इलाके में। मैं अक्सर वहां से बात भी करता रहता हूं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये मिजोरम में कुछ और लोग भी, क्या म्यांमार के लोग भी आते हैं? जी, मिजोरम का जो है वो म्यांमार से 510 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। म्यांमार और मिजोरम में जो है सबसे बड़ा बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट का, जो मिजोरम में लगता है 510 किलोमीटर। और मिजोरम के उस पार जो है चिन स्टेट है, चिन। और ये चिन और मिजो एक ही है, नाम सिर्फ बदला हुआ है, लेकिन डीएनए उनका एक ही है। और वहां से 40,000 रिफ्यूजी म्यांमार के चिन स्टेट से मिजोरम में शेल्टर लिए हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद है, वो जगह बहुत छोटी है, मुझे मालूम है वो जगह बहुत छोटी है। ये जो बांग्लादेश से अभी जो आ रहे हैं, इनकी भी तादाद ये नवंबर से आना शुरू कर दिया इन्होंने। इनको वो वापस बीएसएफ वाले धकेल देते हैं, फिर रात के किसी खेतों के बीच से, रात के किसी सहारे से घुस जाते हैं। और मिजोरम वाले जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से उन्हें शेल्टर दिया हुआ है, उन्हें जो है कैंप बनाया हुआ है, उनको खाने दे, ये सब एक हफ्ते में एक बार खाना खाते हैं, ये 10 दिन से खाना नहीं खाते हैं। औरतें हैं, बच्चे हैं, मतलब बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो भाग रहे हैं वहां से। बहुत खतरनाक सूरत हाल है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने बताया कि कई दिन के बाद उनको खाने को मिलता है, ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत है। तो ये भारत के लिए भी एक तरह से ये समस्या है, और इस पूरे इलाके के तीनों मुल्कों में तालमेल की कमी है, या इश्यूज को रिजोल्व ना करने की पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या है? बहरहाल ये इंसानों के लिए बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है।
जहां इतनी बड़ी तादाद में, देखिए बांग्लादेश के साथ एक मसला ये है कि इलाका छोटा है और आबादी ज्यादा है। आप ढाका में जाइए या कहीं भी जाइए, महसूस होता है कि बाकायदा घुटन महसूस होती है, इतनी आबादी है। उसमें दूसरे मुल्कों के भी रेफ्यूजीज आकर के रह रहे हैं और उसके बाद वहां जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू आ रहा है वो एक बहुत ही अहम मसला है। अच्छा, अब मैं चलता हूं, चूंकि वक्त हमारे पास कम है। ये चीन के फॉरेन मिनिस्टर अचानक ढाका में क्या कर रहे थे, क्या हुआ, वो उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि ये जो अचानक अनशेड्यूल्ड विजिट होती हैं इनमें शक जरूर पैदा होता है कि आखिर क्या है जो पहले से अनाउंस नहीं किया जाता। देखिए, अभी ये नए फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो चाइना में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। इनका नाम है क्विंग गांग, QINGANG। तो ये क्विंग गांग साहब जो हैं ये नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, अभी हफ्ता दिन 10 दिन हुआ है। और इनकी एक शेड्यूल जो है, इनकी पहले से वो अफ्रीकन कंट्रीज की विजिट थी उनकी। और नॉर्मली जो है, जैसा मैंने देखा है कि जो भी अब ये चाइना जो है ना, वो साउथ एशिया में तो अपनी जगह बना ही रहा है या बना चुका है, अब ये अफ्रीका में अपनी जगह बनाना चाहता है। तो अब इनकी डिप्लोमेसी जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ चल रही है। तो ये क्विंग गान साहब जो थे ये वहां से उड़े थे जाने के लिए अफ्रीका के किसी कंट्री में। नहीं, वो क्विंग गान साहब जो हैं वो चाइना से जा रहे थे अफ्रीका, और वो उन्होंने अनशेड्यूल्ड, इनकी कोई कॉल नहीं थी, कोई मतलब उनका एंगेजमेंट नहीं था। वो ढाका एयरपोर्ट पे रुकते हैं और 1 घंटा जो है वो बैठ करके जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है AK मोमिन, वो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे बात करते हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइना के बांग्लादेश में उन पे वो बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं किया, वो तो अपना आए 1 घंटा बैठे चले गए। उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है AK मोमिन साहब ने, और उन्होंने ये बताया है कि हमसे उनसे क्या क्या बात हुई है। तो अब जो बात बताने की है तो उन्होंने बताया, जो नहीं बताने की है उन्होंने अपने पास रखा। तो हम और आप उससे मतलब इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि क्या हो सकता है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है वो यही हो सकता है कि वो यही कहने के लिए आए होंगे कि इंडिया को अपर हैंड चाइना बांग्लादेश में नहीं मिलना चाहिए, चाइना को अपर हैंड मिलना चाहिए। यही इसका जो मोटे मोटी जो 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 एनालिसिस हो सकती है वो यही कहना आया होगा। उन्होंने जताने के लिए कोशिश किया होगा कि देखिए, आप अगर इंडिया को अपर हैंड देंगे तो मतलब हमसे आप दुश्मनी मोल ले लेंगे। अब बांग्लादेश का यह है कि बांग्लादेश ने तो 1 चाइना पॉलिसी अनाउंस कर दिया है। उसके बांग्लादेश ने जो है वो ये कहा है कि ताइवान आपका हिस्सा है, इट इज अ कंट्री। इंडिया नहीं मानता है, अमेरिका नहीं मानता है, बांग्लादेश मानता है। वो कहता है कि 1 चाइना पॉलिसी उन्होंने घोषित कर दिया है। तो उस पे तो इंडिया और बांग्लादेश का जो है इख्तिलाफ है, वो बांग्लादेश जो है चाइना के साथ है। तो मेन जो बात मैं समझ में आ रहा है वो यही है कि अब ये 14 तारीख को, आज जो है वो मेरे ख्याल में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 तारीख को, 14 तारीख को जो है वो अमेरिकन सफीर भी जो है वो भी पहुंच रहे हैं वहां बांग्लादेश। और वो सब ये कड़ी का जो है वो ये है कि इंडिया और अमेरिका वो एक साइड हो गया, चाइना जो है एक साइड है, बांग्लादेश को वो खींच रहे हैं या। और ये इलेक्शन का साल है, पैसे भी उन्हें चाहिए, अमेरिका से पैसे चाहिए कि इंडिया से पैसे चाहिए। हाँ, पैसे का आपने जिक्र किया। पिछले दिनों ऐसे इल्जाम लगे कि बीजेपी को भी चीन से पैसा मिलता है। खैर, इस किस्म के इल्जामात बहुत से लगते रहते हैं, हमें उसमें नहीं जाना। लेकिन जो भारत का असर कम करने की कोशिश चीन की तरफ से है, जैसा कि आपने कहा बांग्लादेश में, ऐसा करने में वो किसी हद तक नेपाल में कामयाब हो चुका है। नेपाल में क्या कुछ है? नेपाल में प्रो चाइना हुकूमत बन गई प्रचंडा की। तो अब आगे क्या कुछ होने वाला है वहां पर? देखिए, नेपाल में फरवरी के महीने में एक बॉम्ब गिरने वाला है। ये बॉम्ब जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का है, जो कि एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको G7 का बैकिंग है। और ये जो
FTAF कहलाता है, फाइनेंशियल FATF, जिसके अंडर जो है पाकिस्तान कई सालों तक रहा था, जब तक इमरान खान थे वहां पे। और जब इमरान खान हट गए और शहबाज शरीफ वहां पर आ गए तो वो ग्रे लिस्ट से निकल गए बाहर। जैसे शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने कोई जादू मंत्र कर दिया और वो अमेरिका ने उनको निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये 15 दिसंबर तक नेपाल के और FTF से कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। और 17 तारीख को ओथ सेरेमनी में हमारे प्रचंड साहब जो है, पुष्प कुमार धल जो है, उन्होंने ले लिया ओथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, और उनके साथ ओली साहब भी हैं, KP शर्मा ओली साहब। अब ये दोनों जो है ये प्रो चाइना है, ये तो पूरे खुली हुई बात है, कोई जानता नहीं है। तो अब अमेरिका इसमें अपना सर लड़ाने के लिए आ गया और उसने ये कह दिया कि हम जो है नेपाल को FTF के ग्रे लिस्ट में रख देंगे। और ये अनाउंसमेंट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये कहना है कि फरवरी 2023 में ये अनाउंसमेंट हो जाएगा, जो कि एक बॉम्ब के बराबर है नेपाल के लिए, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था तो वैसे ही खराब है। एक तरफ तो झगड़ा भारत से लेता है, दूसरी तरफ चाइना से लेता है, और उसके बाद तीसरा तो वेस्टर्न यूरोप या नहीं तो अमेरिका है। और उनके सारे जो अगर ये FTF में आ जाएंगे तो उनसे कोई व्यापार नहीं करेगा, ना कोई वेस्टर्न कंट्री करेगी, ना ही अमेरिका करेगी। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक बॉम्ब है, अगेन मैं कह रहा हूं। और एक चीज और यहाँ पर समझनी होगी कि नेपाल जो है 2008 से 2014 तक FTF में था, और 2008 में प्रचंड जो है वो आए थे नेपाल में प्राइम मिनिस्टर बन के 2008 से 9 तक। वो अमेरिका ने लगा दिया था उनके ऊपर FTF, और 2014 तक जो है वो मतलब वो चला था। और 2015 में तो ब्लॉकेड हो गया था इंडिया और नेपाल का, वो तो आपको खबर मालूम ही है। तो ये सब चीजें जो है बहुत अहम है। अब अमेरिका ने नया शोशा निकाला है, उन्होंने ये कहा है कि जो मधेसी एरिया है, जो तराई रीजन है, वहां पे इंडियन मुजाहिदीन जो हैं वो बहुत सक्रिय हैं, और इनका लिंक जो है वो पाकिस्तान के लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद और हरकतुल जिहाद, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं। तो इनको रोकने के लिए हम FTF लगा रहे हैं नेपाल पे। ये बहुत ही दिलचस्प है, ये बहुत ही दिलचस्प है मुश्तबा साहब के अमेरिका जब किसी हुकूमत को पसंद करता है तो उस पे सारा कुछ गुनाह धुल जाता है। जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी पार्टी से बीजेपी में कोई आए तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तकरीबन अमेरिका का भी हाल यही है कि जो उसकी पसंद की सरकारें हैं वो कुछ भी करें, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सऊदी अरब यमन में जंग करे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, और अगर कोई मुल्क पसंद नहीं है तो नहीं है। अब ये नेपाल की सरकार को सताने परेशान करने के लिए ये शुरू किया है, और ऐसे वो ईरान पर और कई दूसरे मुल्कों पर जो पाबंदियां लगाता है वो अपनी पसंद और नापसंद की सरकारों की वजह से ही लगाता है, उसके पीछे और कुछ नहीं होता। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात ये नजर आ रही है कि शायद ये भारत को खुश करने का एक नुस्खा लेके आया अमेरिका, जबकि हमारे भारत की जो पुलिस है और एजेंसियां अब वो इंडियन मुजाहिदीन का नाम नहीं लेती। और मुझे याद है एक मेंबर पार्लियामेंट ने राज्यसभा में सवाल कर दिया था सरकार से कि आप मुझे इंडियन मुजाहिदीन के किसी लीडर का नाम, एड्रेस, पता दे दीजिए ताकि मैं जाकर के चेक कर लूं, देख लूं। उसके बाद हमारी खुफिया एजेंसियां, पुलिस सब बिल्कुल इंडियन मुजाहिदीन पर खामोश है, लेकिन अमेरिका अब भी उसी इंडियन मुजाहिदीन को भुनाना चाहता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। कोई क्लोजिंग रिमार्क्स अगर आपको कहने हो तो, चूंकि वक्त जरा खत्म हो रहा है। नहीं, बस एक खबर जो है वो मैं आपको, और इसी मतलब साउथ एशिया के कड़ी से, बहुत, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक और पैटर्न, एक जो मेन पैटर्न वो जो मैं समझ रहा हूं कि ये रिफ्यूजी के प्रॉब्लम्स जो हैं ये सारे साउथ एशिया ममालिक में हैं। अफगानिस्तान के रिफ्यूजी पाकिस्तान में आ गए हैं, वो वहां पड़े हुए हैं। श्रीलंका के रिफ्यूजी तमिलनाडु में आ गए हैं, वो यहाँ पड़े हुए हैं। अभी वो म्यांमार के रिफ्यूजी जो हैं वो उधर बांग्लादेश चले गए हैं, इधर मिजोरम में आ गए। अब बांग्लादेश के रिफ्यूजी जो हैं वो मिजोरम में है, म्यांमार के रिफ्यूजी जो हैं वो मिजोरम में है। तो इसका कोई हल जो है वो कैसे निकलेगा?
बिना सारे सार्क के कंट्री बैठे और उनसे कहें, जैसे रिवर लिंकिंग के ऊपर जो है बात आ जाती है कि रिवर लिंकिंग अगर हम करेंगे तो सारे साउथ एशिया में जो है खुशहाली आ जाएगी। तो उसी तरह से रिफ्यूजी के ऊपर भी बैठ करके करें कि अगर कोई ऐसी बात होती है, आपके यहाँ से प्रेशर होता है, हमारे यहाँ जो है लोग आते हैं, तो उनको जितनी देर तक वो मतलब अनसेटल्ड है उनको सेटलमेंट तो दे, खाना पीना तो दे, उनको रहने के लिए कोई जगह तो दे। अब इंडिया जो है उसने साइन नहीं किया रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951, 1967 के भी जो कन्वेंशन हुआ उसको साइन नहीं किया। तो ये जो भी लोग जो आ रहे हैं उनको इंडिया कहती है कि हम रिफ्यूजी स्टेटस दे नहीं सकते हैं क्योंकि हमने तो साइन ही नहीं किया। अब 2011 में इन्होंने एक लॉ लाया है, 2019 में उसको जो है और अपडेट किया, उसमें कहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, जो लोकल लोग हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन में वो अपना डिसीजन ले लें तो ठीक है। अब बीएसएफ जो है उनको भगा रही है वापस कि आप बांग्लादेशी घुसपैठी हो। और जो मिजोरम वाले हैं वो ये तो यहाँ तक ये भी कह दिया उन लोगों ने कि जैसे इस्राइल जो है सारे यहूदी दुनिया के यहूदी के लिए वो जगह है कि मेरी जगह खुली हुई है कि आप आके इस्राइल में रह सकते हो, उसी तरह से मिजोरम का कहना है कि जितने भी मिजोरम है के लोग हैं, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, या चाहे इंडिया के मिजोरम में, मिजोरम जो स्टेट है वो उनके लिए है और उनको जो है वो जगह दे रही है। तो ये सब चीजें जो हैं वो अंडर करंट चल रही हैं। दिल्ली की सरकार और किसी भी देश की सरकार, ढाका की सरकार या म्यांमार की सरकार, इन सब लोगों के पब्लिक के पीपल के प्रॉब्लम को नहीं देख रही है, वो अपने टेरिटरी को सेफगार्ड करने के लिए अपना काम कर रही है। जी जी जी, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब से सार्क इनएक्टिव हुआ है, पाकिस्तान में जो समिट होने वाली थी उसमें भारत को शरीक नहीं होना था, उसके बाद से सार्क बिल्कुल अपंग हो गया और उस लेवल पर जो ताल्लुकात सभी मुल्क आपस में मिलकर के मसाइल हल कर सकते थे, वो रास्ता फिलहाल बंद हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने चेन्नई से हमारे इस प्रोग्राम को बहरहाल इसके लिए वक्त निकाला और आप हर फ्राइडे के लिए हमारे वक्त दे देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।